ना तुम जानो ना हम, पार्ट 6। दूर हटो, हाथ मत लगाना मुझे। हुक्म शाह ने झटके से उसका हाथ झटक दिया था। उस झटके से नंदिनी का हाथ पलंग के कोने से टकरा गया था। एक छोटी सी चीख उसके होठों पर आकर रुक गई थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया था। मैंने कहा था ना, मुझे दया नहीं चाहिए, ये सेवा, ये सहानुभूति, ये सब नहीं चाहिए मुझे। हुक्म शाह का ये व्यवहार देख नंदिनी की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने फिर से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, खुद को तकलीफ मत दीजिए। जाओ नंदिनी, निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो तुम सुन नहीं पाओगी। इतने में ही कुंवर साहब वहाँ आ गए थे। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा हुक्म साहब ज़मीन पर थे और नंदिनी एक कोने में थमी हुई थी। आंखों से आंसू और हाथ पर चोट थी। कुंवर साहब तुरंत दौड़कर अंदर आए और हुक्म साहब को दोनों हाथों से सहारा देकर उठाया। भाई साहब, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हुक्म शाह को धीरे से बिस्तर पर लिटाया। हुक्म शाह ने तकिए की तरफ मुंह मोड़ते हुए कहा, करण, एक बात सुन लो, इनसे कह दो मुझे अब और दया की ज़रूरत नहीं, अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाएं। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नंदिनी के पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। उसने हुक्म शाह की पीठ की ओर देखा, जब उसकी ओर नहीं थी। फिर वह चुपचाप पलटी और कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाज़ा धीमे से बंद हुआ, लेकिन उस पल की खामोशी ने हवेली के हर कोने को हिला दिया था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा जोरों से चल रही थी। नंदिनी रोती हुई हवेली के लॉन में आ गई थी। उसका दुपट्टा हवा में लहराता जा रहा था। बाल बिखर गए थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में पेड़ के किनारे जाकर घास पर बैठ गई थी। घुटनों में सिर छुपा लिया था और खुद को उस तूफान के हवाले कर दिया था। बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसुओं की पहचान करना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो वहीं बैठी रही थी, पूरी तरह भीगती, कांपती और टूटती हुई। वक्त गुजरता रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही थीं। 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3, अब 4 घंटे होने को थे। हुक्म साहब अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी बेचैनी चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। वो एकटक दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई उम्मीद बची हो कि नंदिनी बस अभी वापस आ जाएगी। फिर अचानक उन्होंने तकिए से मुंह उठाया और कराहते हुए उठने की कोशिश की। नंदिनी, उन्होंने धीमे से पुकारा, लेकिन हवेली के हर कोने में नींद पसरी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया था। उन्होंने दोबारा खुद को उठाया, बिस्तर का सहारा लिया, लेकिन पैरों में इतनी ताकत नहीं थी। वो फिर से ज़मीन पर गिर पड़े थे। ज़मीन से उनका सिर टकरा गया था, लेकिन दर्द से ज़्यादा उन्हें चिंता किसी और की थी। नंदिनी। उनकी आवाज़ इस बार थोड़ी ऊंची थी, लेकिन अभी किसी ने नहीं सुना था। सब कमरे बंद थे, सब सो रहे थे। उन्होंने फिर से कोशिश की, हाथों के बल खिसकते हुए दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली पड़ी, वे फिर से गिर पड़े थे। तीसरी बार उन्होंने पूरे जोर से पुकारा, नंदिनी, पर जवाब में बस एक और कर कर करती हवा की चीख आई थी। उनकी सांसें अब तेज थी, माथे पर पसीना, आंखों में चिंता। क्या क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया? नंदिनी कहाँ है? क्या वो नहीं जानती कि मैं एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता? उसी वक्त हवेली की छत से नीचे उतरते वक्त विशाखा और कुंवर साहब आपस में कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तेज हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विशाखा ने कुंवर साहब का हाथ थाम रखा था। आपको नहीं लगता करण, यश ने आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया था नंदिनी पर? उसने चिंता से कहा। कुंवर साहब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था। भाई साहब, उनकी नज़र सीढ़ियों से नीचे हॉल में पड़े हुक्म साहब पर पड़ी, जो दरवाजे के पास ज़मीन पर गिरे हुए थे। हुक्म साहब को ऐसे ज़मीन पर गिरा देख वह दोनों दौड़ पड़े थे। भाई साहब, कुंवर साहब ने उन्हें संभालने की कोशिश की। विशाखा ने घबराते हुए कहा, यश, आप क्या कर रहे हैं? विशाखा और कुंवर साहब ने हुक्म साहब को उठाने की कोशिश की, लेकिन हुक्म साहब ने पहली बार किसी की मदद लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पूरे जोर से अपने दोनों हाथों से दीवार का सहारा लिया और कांपते हुए उठने की कोशिश की। रुको भाई साहब, कुंवर साहब उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन हुक्म साहब ने धीमे पर दृढ़ आवाज़ में कहा, नहीं करण, इस बार हमें खुद चलना है। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन इरादा मजबूत था। उनकी पीठ तन चुकी थी, आंखों में डर और पछतावे का तूफान था। वह पूरी ताकत से उठे और इस बार उठ खड़े हुए थे, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। एक नौकरानी घबराई हुई अंदर आई। कुंवर साहब, नंदिनी बाई साहब कब से बारिश में भीग रही हैं। हमने लाख कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हुक्म साहब का चेहरा जर्द पड़ गया था। उनकी आंखों की पुतलियाँ जैसे कांप गई थीं। क्या बारिश में? विशाखा ने आगे बढ़कर हुक्म साहब का हाथ थामा। यश, आप यहीं रुकिए, हम उन्हें लेकर आते हैं। आप अभी अपने कदमों पर खड़े हो पाए हैं, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। लेकिन हुक्म साहब ने उनका हाथ धीरे मगर मजबूती से झटक दिया था। नहीं, इस बार सिर्फ मैं ही जाऊंगा। हुक्म साहब फौरन लॉन की तरफ पहुंचे, लेकिन उनके कदमों में लड़खड़ाहट अब भी थी। हुक्म साहब ने भीगते हुए लॉन की ओर देखा। हर कोना धुंधला था। बारिश की मोटी धारें आंखों में पड़ रही थीं, लेकिन उनकी नज़रें जैसे किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल अब किसी और धड़कन से जुड़ चुका था। उन्होंने अपने गीले पाँव से हवेली की सीढ़ियाँ पार की और बाहर निकल पड़े थे, बिना किसी सहारे के।
बिना किसी झिझक के विशाखा और कुंवर पीछे पीछे भागे, लेकिन हुक्म शाह ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। उसे मुझे खुद लाना है। बाहर आंधी और बारिश का कहर जारी था। तेज हवा उनके चेहरे पर चोट की तरह लगने लगी थी, पर उनका इरादा अडिग था। आखिरकार उन्होंने देखा, एक पेड़ के नीचे घास पर बैठी एक धुंधली सी परछाई, नंदिनी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, कांप रही थी, पर हिल भी नहीं रही थी। जब उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे वो आहट पास आई, और जब उसने सिर उठाया, हुक्म शाह उसके सामने खड़े थे, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन अपने पैरों पर। नंदिनी चौंक गई थी। उसने चेहरे पर एक क्षण के लिए आश्चर्य और चिंता दोनों झलक गए थे। आप अपने पैरों पर? उसने हैरानी से फुसफुसाया। हुक्म शाह की रूह कांप गई थी। नंदिनी, उनके होठों से टूटी हुई सी आवाज़ निकली। नंदिनी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, होठ नीले पड़ चुके थे और चेहरा थक चुका था। क्यों आई तुम बाहर? हुक्म शाह की आवाज़ टूटन से भरी हुई थी। नंदिनी ने फुसफुसाकर कहा, आपने ही तो कहा था कि आप हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। निकल जाओ। तो निकल गई। हुक्म शाह का दिल जिसे किसी ने मरोड़ दिया था। तेज बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ के नीचे बैठी नंदिनी अपने में ही सिमटी हुई थी। हुक्म शाह ने कांपते हुए हाथ को उसके कंधे की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी नंदिनी ने खुद को पीछे खींच लिया था। अब आप भी हमें हाथ मत लगाइए हुक्म शाह। उसकी आवाज़ अब भीगी हुई सी थी, इस बार बारिश से नहीं, गहरी नाराज़गी से। जैसे आपने कहा था, दया मत दिखाओ, तो अब आप भी हम पर दया मत दिखाइए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। जाइए और आराम कीजिए। जैसे आपने कहा था, दया मत दिखाओ, तो अब भी मैं आपको कोई सेवा, कोई सहारा नहीं दूंगी। हुक्म शाह ठिठक गए थे। उनका बढ़ा हुआ हाथ वहीं थम गया था। नंदिनी, उनकी आवाज़ में एक कांपती सी विनम्रता थी। मैं बस तुम्हें लेने आया था, चलो भीतर, ठंड लग जाएगी। नंदिनी ने उनकी आंखों में सीधे देखा। दर्द और नाराज़गी के बीच फंसी हुई थी। भीतर तो तब जाते जब आपके दिल में थोड़ी सी जगह होती हमारे लिए। अब हम अंदर नहीं आएंगे। आप अब वो दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, तो रास्ता भी खुद ही निकालिए। हुक्म शाह का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। बारिश अब भी दोनों को भिगो रही थी, लेकिन इस बार पानी से ज़्यादा चुप्पी में भीग रहे थे दोनों। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए थे और उसके दोनों कांपते हाथों को थाम लिया था। माफ़ कर दो नंदिनी, मैंने तुम्हें नहीं, खुद को सज़ा दी थी। नंदिनी की आंखें भर आई थीं, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी थी। हुक्म शाह ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, भीगते हुए, कांपते हुए। दोनों वहीं उस बारिश में एक दूसरे से लिपटे रहे थे, जैसे सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारा पछतावा उसी एक पल में बह गया हो। लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए हुक्म शाह को खुद से दूर कर दिया था। नंदिनी ने अपनी भीगी हुई साड़ी को ठीक किया और वापस मुंह मोड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आंसू अब बारिश में घुल चुके थे, लेकिन उसके शब्दों की तलखी अब भी हवा में थी। हुक्म शाह वहीं खड़े रह गए थे। उनका सीना धड़क रहा था और सांसें जैसे भारी हो गई थीं। नंदिनी, हमने कहा ना, हमें माफ़ कर दो। हम तुमसे नहीं, खुद से नाराज़ थे। रुद्र प्रताप की बात सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम आप पर सिर्फ बोझ हों, लेकिन हम भूल गए थे कि आप हमसे प्रेम करती हैं। उन्होंने नंदिनी की तरफ एक कदम और बढ़ाया। नंदिनी, हमारी बात सुनिए। नंदिनी ने थोड़ा नाराज़गी से कहा, कहिए, अब और कुछ भी रह गया हो कहने को तो वो भी कह दीजिए, ताकि ये रात पूरी हो सके। नंदिनी की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और कदम लड़खड़ा गए थे। नंदिनी, हुक्म शाह का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। उन्होंने जल्दी से बढ़कर नंदिनी को अपनी बाहों में थाम लिया था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, लेकिन पूरे समर्पण से उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। बारिश अब भी पड़ रही थी, लेकिन हवेली के दरवाजे अब खुल रहे थे। कुंवर शाह और विशाखा दौड़ते हुए बाहर आए। हुक्म शाह को नंदिनी को उठाए देख उनकी जान हलक में आ गई थी। यश, नंदिनी, विशाखा ने घबराकर आवाज़ दी। हुक्म शाह ने अंदर की ओर बढ़ते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कुछ देर बाद हवेली के कमरे में नंदिनी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और हुक्म शाह उसके पास बैठे हुए थे, जैसे उन्हें अपना कोई होश ही नहीं था। उन्होंने भीगे कपड़े बदले नहीं थे, खुद भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी नब्ज थामे हुए थे। कमरे की मध्यम रोशनी में नंदिनी करवट बदल रही थी और हुक्म शाह धीरे धीरे उसका हाथ थाम रहे थे। करण हुक्म शाह के कमरे में उनके पीछे जाने ही वाले थे, लेकिन विशाखा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया था। उधर कमरे में हुक्म शाह नंदिनी का हाथ अब भी पकड़े हुए थे। अब अगर तुम मेरी बात कभी नहीं सुनो तो मत सुना नंदिनी, लेकिन कभी भी मुझसे या मेरे दिल से दूर जाने की कोशिश मत करना। नंदिनी का बदन कांप रहा था। ठंड और बुखार उसके जिस्म से जैसे लड़ रहे थे। हवा में भीगी हुई साड़ी से उठती महक उस कमरे की नमी से मिलकर एक अजीब सी बेचैनी घोल रही थी। हुक्म शाह की नज़र उसके नीले पड़ते होठों पर पड़ी और उनका दिल जैसे सिकुड़ गया था। नंदिनी, उनकी आवाज़ कांपी। उन्होंने कांपते हाथों से उसका चेहरा थाम लिया था। उसके गालों पर उंगलियों की थरथराहट उतर आई थी। नंदिनी की नब्ज बेहद धीमी थी, सांसें हल्की लेकिन उकड़ी हुई थी। डॉक्टर क्यों नहीं आया? तभी कोरसा ने कमरे के बाहर से कहा, भाई साहब, बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हैं।
डॉक्टर कल सुबह तक ही आ पाएंगे। उन्होंने एक पल को अपनी आंखें भींच ली थी, फिर जैसे कोई फैसला कर लिया हो धीरे से उन्होंने कंबल हटाया। उसकी भीगी साड़ी अब और भारी हो चुकी थी। उन्होंने अपने गीले कपड़े बदले और सूखा कुर्ता पहना, फिर बिना किसी शोर के पलंग के दूसरी ओर आए और बिस्तर पर नंदिनी के करीब लेटते हुए उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। लेकिन वो पूरी शिद्दत से बस उसकी जान बचाना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसका कँपकँपाता जिस्म उनके गर्म सीने से लगते ही थोड़ा और सिहर उठा था, लेकिन उसी सिहरन में राहत खुली हुई थी। माफ़ करना नंदिनी, उनका गला भारी था, लेकिन अब मैं तुम्हें यूँ टूटते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने अपनी हथेली से उसकी पीठ को धीरे धीरे मलना शुरू किया था। साड़ी की भीगी परत के नीचे उनकी गर्म उंगलियों का स्पर्श नंदिनी की त्वचा पर जैसे एक धीमा जादू बुन रहा था। हर हल्की हरकत में उनके दिल की दहशत छुपी हुई थी और साथ ही बेकाबू होती धड़कनें भी। नंदिनी की सांसें अब थोड़ी थोड़ी गहरी हो रही थीं। उसका चेहरा हुकुमसा की गर्दन के करीब आ चुका था और उसकी भीगी जुल्फें उनके गले से लगकर हल्की हल्की सिरन छोड़ रही थी। हुकुमसा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एक लंबी सांस भरी। उसके भीगे बालों की महक, उसकी रूह की थरथराहट और उसके बदन की नमी उनके भीतर उतर रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी धड़कनों को थाम रखा था, जैसे अपने जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हों। कमरे की रोशनी मध्यम थी और बाहर बारिश अब धीमी होने लगी थी। अगली सुबह हल्की सी सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी। हवाओं में ठंडक तो थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैली हुई थी। हुकुमसा की आंखें सबसे पहले खुली थीं। उन्होंने देखा कि नंदिनी उनकी बाह पर सिर टिकाए गहरी नींद में सो रही थी। उसकी भीगी जुल्फें अब सूख चुकी थीं। चेहरा थकान से हल्का सा फीका था, लेकिन बेहद सुकून भरा। हुकुमसा कुछ देर उसे यूं ही देखते रहे थे, जैसे आंखों से ही उसका हर एहसास छू लेना चाहते हों। धीरे से उन्होंने अपने हाथों से उसकी एक लट पीछे की और फिर झुककर उसके नर्म होठों पर अपने होठ रख दिए थे। नंदिनी की पलकों में हलचल हुई थी। शायद उसके होठों पर रखे उस कोमल स्पर्श ने उसे नींद से भी ज़्यादा एक एहसास से जगा दिया था। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और खुद को हुकुमसा के इतने पास पाकर कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गई थीं। उसकी सांसें उसे कुछ पल के लिए खुद से दूर कर चुकी थीं। थोड़ी झिझक और घबराहट के साथ वो अचानक उठकर बिस्तर से बाहर निकल आई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह गुलाबी पड़ चुका था। हुकुमसा उसकी शर्माहट देखकर मुस्कुराए थे और बड़े इत्मीनान से तकिए से टेक लगाकर बोले। अपनी घरवाली को गुड मॉर्निंग कह रहा था। नंदिनी ने आंखें बड़ी कर ली थीं और सिर झुका लिया था। ऐसे कौन गुड मॉर्निंग करता है? उसने बड़बड़ाते हुए पर्दे की तरफ मुँह कर लिया था। अगले ही पल हुकुमसा ने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया था। लंदन में तो सब ऐसे ही गुड मॉर्निंग कहते हैं। उनका लहजा शरारती था और नज़रों में वही मोहब्बत जो उसे सहेजना चाहती थी। नंदिनी की सांसें फिर से उलझने लगी थीं। हुकुमसा, उसने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन शब्द उनके होठों से पहले ही रुक गए थे, क्योंकि उसके होठों पर फिर से उनके होठ टिक चुके थे, लेकिन इस बार गहरी शिद्दत से, जैसे कब की अधूरी ख्वाहिशों को आज उनकी मंजिल मिलने लगी थी। हुकुमसा नंदिनी के होठों पर पैशनेटली किस कर रहे थे। नंदिनी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हुकुमसा की नज़दीकियाँ अब उसे बेचैन कर रही थी। नंदिनी की सांसें उलझने लगी थीं, जो उसे खुद से दूर भी नहीं कर रही थीं और न ही पूरी तरह पास आने दे रही थीं। बस कीजिए प्लीज़, उसने धीमे से खुद को छुड़ाया और तेज़ी से पलटी। बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर जाने लगी थी, लेकिन तभी पीछे से हुकुमसा उठने लगे थे और एक कदम आगे बढ़ाते ही उनके पैर अचानक लड़खड़ा गए थे। हुकुमसा, नंदिनी के कदम जैसे रुक गए थे। भागते हुए वापस पलटी और इससे पहले कि वो गिरते, उसने दौड़कर उन्हें थाम लिया था। उनकी सांसें तेज थीं, चेहरा हल्का सा पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। आप सच में चल सकते हैं? नंदिनी का दिल धड़क उठा था। हमें लगा हमने रात को ही सपना देखा था। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। हुकुमसा ने अपने दोनों हाथ नंदिनी के कंधे पर रख दिए थे और थोड़ा झुकते हुए उसके कान के करीब आकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए चलना है। हुकुमसा की आवाज़ में फुसफुसाहट थी। नंदिनी अब भी उन्हें थामे हुए थी, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वो ज़मीन पर बैठ गई थी और उनके पैरों को थाम कर देखने लगी थी। उसने हाथ से उनके पंजे छुए, फिर उनकी हथेलियाँ थामी। ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हुकुमसा हल्के से नंदिनी की नाक पकड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम गुस्से में कुछ सुनना और देखना नहीं चाहती थी। कल रात तो मैं ही तुम्हें गोद में उठाकर लाया था, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं? उनकी आवाज़ में एक शरारती मासूमियत थी। नंदिनी की आंखें भर आई थीं
वो कुछ कह नहीं पाई थी, बस धीरे से उनके कंधे से लग गई थी। कमरे की हवा अभी ठंडी थी, मगर उनके बीच एक उम्मीद की गर्माहट फैल चुकी थी। हुकुमसा को अपने सामने देख जैसे वो अपनी सारी नाराज़गी भूल गई थी। नंदिनी अब भी हुकुमसा के पास ज़मीन पर बैठी हुई थी, उनके हाथ थामे, जैसे हर पल का यकीन बुन रही हो। हुकुमसा ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा, जैसे कह रही हो, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। कुछ देर बाद नंदिनी ने उन्हें सहारा देकर उठाया और वार्डरोब से उनके कपड़े निकालने लगी थी। हुकुमसा मुस्कुरा रहे थे। अब तो तुमने घरवाली वाली जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी है। मैं तो कब से तैयार थी आपकी घरवाली बनने के लिए, आप ही लापता थे। नंदिनी ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। हवेली के डाइनिंग हॉल में मासा, भाभी सा, करण, विशाखा, राव सा और बाकी सभी सदस्य पहले से ही मौजूद थे। नाश्ते की तैयारी हो रही थी और हर किसी के चेहरे पर रोज़मर्रा की थकान और चुप्पी थी, जैसे उम्मीदें कहीं पीछे छूट चुकी थीं। तभी हुकुमसा किसी नौकर की हल्की सी आवाज़ गूंजी और सबकी निगाहें दरवाजे की ओर उठ गई थीं। और फिर दरवाजे से नंदिनी और हुकुमसा भीतर दाखिल हुए। नंदिनी उनके बगल में ही थी, लेकिन किसी की भी नज़र उसके चेहरे पर नहीं पड़ी थी। सबकी नज़रें ठहर चुकी थीं। हुकुमसा अपने पैरों पर खुद चलकर आ रहे थे। मासा की आंखों में हैरानी थी और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। भाभी सा के हाथ से निवाला छूटकर थाली में गिर गया था। राव सा जैसे कुर्सी से खड़े हो गए थे। हुकुमसा, भाई सा, आप ये कैसे मुमकिन है? हर तरफ से एक ही सवाल था, एक ही हैरानी थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा और हुकुमसा के लिए कुर्सी आगे खींच दी थी। मुमकिन है मासा, जब चाहने वाला साथ हो और इंसान के अंदर जीने की इच्छा फिर से जागने लगे तो कुछ भी मुमकिन है। तभी डॉक्टर भी अंदर आ चुके थे, जो कि हर रोज़ हुकुमसा के फिजियोथेरेपी सेशन के लिए हवेली आया करते थे। हुकुमसा को अपने पैरों पर चलता देख वह भी हैरान रह गए थे। उन्होंने हुकुमसा को चेक करते हुए कहा, हमें चमत्कारों की आदत नहीं, लेकिन कभी कभी उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब प्यार और ज़िद दोनों मिल जाएं तो इलाज भी दुआ बन जाता है। अब बस 2 हफ्ते हुकुमसा, आप फिर से चल फिर सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह, और दौड़ भी सकते हैं। शाम का वक्त था। हवेली के हॉल पीली रोशनी में डूबा हुआ था। सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। मासा, राव सा, भाभी सा, करण, विशाखा, हुकुमसा और नंदिनी एक साथ बैठे हुए थे, पास पास, लेकिन नज़रों में अभी भी थोड़ी झिझक बाकी थी। तभी मासा ने हल्की आवाज़ में कहा, हमने बहुत सोच समझकर एक निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि सभी उसका मान रखें। तभी भाभी सा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या बात है मासा, आप थोड़ा चिंतित लग रही हैं। अब तो हुकुमसा भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो आपको फिर किस बात की चिंता है? मासा की आंखें नंदिनी और हुकुमसा पर ठहर गई थीं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी फिर से हो, पूरे रीति रिवाज, विधि विधान और राज परिवार की शान के साथ, जिससे हमारी बहू को उसका पूरा मान मिले। इस बार केवल नाम की नहीं, पूरे सम्मान से हुकुमसा की पत्नी बनकर इस हवेली में आए। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। नंदिनी का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी पड़ गया था। मासा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन वो पूरे विधि विधान से नहीं हुई है। मासा की बात सुनकर हुकुमसा के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। तभी करण ने थोड़ी झिझक के साथ मासा की ओर देखा और बहुत धीरे से बोला, मासा, अगर आपकी इजाज़त है तो हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो कुंवर सा, राव सा ने हैरानी से पूछा। करण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम चाहते हैं कि इस बार हवेली में 2 शादियां हों, एक भाई सा की और एक हमारी। सब चौंक पड़े थे। कुंवर सा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपके लिए लड़की भी नहीं देखी गई है, और शादी? कुंवर सा, क्या आपने खुद से ही कोई लड़की पसंद कर ली है? भाभी सा ने लगभग घबरा कर पूछा। हाँ, करण ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया। कौन है वो लड़की? राव सा ने गंभीरता से पूछा। करण की नज़रें अभी नर्म थीं। उसने धीरे से बगल में बैठी विशाखा का हाथ पकड़ लिया था। ये विशाखा हमें बहुत पसंद है। पूरा हॉल जैसे सन रह गया था। भाभी सा ने एक झटके से कहा, कुंवर सा, आप ये क्या कह रहे हैं? विशाखा तो नहीं। भाभी सा, करण ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। वो जो सगाई का नाटक हुआ था वो भाई सा और विशाखा ने मिलकर किया था। सबकी निगाहें अब हुकुमसा पर जा टिकी थी। हुकुमसा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच है, मैंने ही विशाखा को कहा था कि ये नाटक करे ताकि नंदिनी मुझसे दूर हो सके। जब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी तो मैं उसे दुख में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने विशाखा के साथ सगाई का नाटक किया।
क्योंकि मैं अच्छे से जानता था नंदिनी मेरे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जैसे मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। भाभी सा की आंखें नम हो गई थीं, मासा की पलकें भी भीगने लगी थीं। हमने कभी नहीं सोचा था हुकुम सा कि आप इतने अकेले थे। मासा ने हुकुम सा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। नंदिनी की आंखों में भी आंसू थे, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो विशाखा के पास आई और उसका हाथ थाम लिया था तो तय रहा। मासा ने सबकी ओर देखकर कहा, इस हवेली में जल्दी 2 शादियाँ होंगी, हुकुम सा और नंदिनी की, और कुंवर करण और विशाखा की, पूरे राजसी ठाट के साथ। उन्होंने विशाखा की ओर प्यार से देखते हुए कहा, विशाखा आप अपने माता पिता को रिश्ते की बात करने के लिए बुला लीजिए। मासा की बात सुनकर विशाखा थोड़ा उदास हो गई थी। उसकी उदासी देखकर नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ विशाखा, आप इतना उदास क्यों हो गई? विशाखा ने नंदिनी का हाथ थामते हुए कहा, नंदिनी हमारे मासा और बाबा सा नहीं हैं, हम अनाथ हैं। तभी मासा ने विशाखा का हाथ थामते हुए कहा, हम हैं ना तुम्हारी मासा। और पूरा हॉल मुस्कुराहटों से गूंज उठा था। हवेली अब फिर से एक दुल्हन की तरह सज चुकी थी। मेहराबों पर फूलों की लड़ियाँ थीं, दीवारों पर रेशमी पर्दे और गलियारों में गूंजती शहनाइयों की मधुर लहरियाँ। पूरा रतनपुर जैसे एक नई रोशनी से जगमगा रहा था। शादी के दिन नंदिनी लाल और गोल्डन राजस्थानी लहंगा पहने हुए थी, जिसमें बारीक जरी का काम था। उसका घाघरा जैसे चलते हुए सितारे बिखेर रहा था। चूड़ा, कलीरे, मांग टीका और नथ, हर गहना उसकी खूबसूरती को एक नई ऊंचाई दे रहा था। उसके माथे पर सिंदूरी बिंदी थी, मगर आंखों में भावनाओं का समंदर था। बालों को पारंपरिक चूड़े में सजाया गया था, जिसमें गजरा और सोने की पिनें जड़ी हुई थी। जब वो आईने में खुद को देख रही थी, तभी दरवाजे पर एक सजी हुई गाड़ी आकर रुकी थी और उससे उतरते हुए दिखे ठाकुर बलवंत सिंह, राजसी वेशभूषा में, मगर चेहरे पर एक कोमलता थी जो सिर्फ बेटी को देखकर ही आती थी। नंदिनी ने उन्हें देखा और बिना एक पल गवाए दौड़ती हुई उनके गले से लग गई थी। बाबा सा, उसकी आवाज़ जैसे अंदर तक भीग गई थी। ठाकुर बलवंत सिंह ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं मेरी लाडो, तुमने खुद को साबित कर दिया है। और हुकुम सा ने भी। नंदिनी की आंखें भीग चुकी थीं। आप आए ना बाबा, बस अब सब पूरा हो गया। हमें लग रहा था कि हमारी शादी हो रही है, लेकिन हमारे बाबा सा हमारे साथ ही नहीं हैं। तभी नंदिनी ने विशाखा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए ना बाबा सा, अब आपकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ विशाखा का कन्यादान भी आप ही करें। मंडप सोने चांदी की कारीगरी से बना हुआ था। पवित्र अग्नि के चारों ओर बैठा था सारा राठौर परिवार और दोनों जोड़े। हुकुम सा एक सुनहरे जरदोजी वाले शेरवानी में थे, नंदिनी के पास बैठे हुए थे। वो हर वचन को गंभीरता से निभाने की कस्में खा रहे थे। दूसरी ओर करण और विशाखा भी एक दूसरे की आंखों में एक सुकून लेकर बैठे हुए थे। उनके बीच का बंधन अब सिर्फ एक नाम का नहीं, एक वादा बनने वाला था। फेरे हुए, मंगलसूत्र बांधा गया, सिंदूर भरा गया और फिर पूरे महल में तालियों और मंत्रोच्चार की आवाज़ गूंज उठी थी। नंदिनी बस हुकुम सा को ही देखे जा रही थी, जैसे उसके बचपन के ख्वाब को आज मंजिल मिल चुकी थी। हुकुम सा बस नंदिनी को ही देखे जा रहे थे। तभी भाभी सा ने उन्हें हल्का सा छेड़ते हुए कहा, हुकुम सा, नंदिनी आपकी पत्नी है। आप तो उन्हें ऐसे देख रहे हैं कि अगर आपने एक पल को भी पलक झपकाई तो नंदिनी बाई सा आपके सामने से गायब हो जाएंगी। भाभी सा की बात सुनकर हुकुम सा हल्का सा झेंप गए थे। शादी के बाद हवेली की पुरानी रिवायत के अनुसार दूल्हा दुल्हन को एक सजे हुए कमरे में भेजा गया था। कमरा गुलाब की पंखड़ियों, चंदन की सुगंध और रेशमी पर्दों से भरा हुआ था। मोमबत्तियों की लौ झिलमिला रही थी, जैसे कोई कविता धीरे धीरे सांस ले रही हो। नंदिनी कमरे में आई। शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई थीं। हाथों में चूड़ियों की खनक और पायल की मधुर आवाज़ उसके आने की गवाही दे रही थी। उसने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। हुकुम सा कमरे में पहले से ही मौजूद थे, दीवार से सटे हुए, एक हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए थे। जैसे ही उनकी नज़र नंदिनी पर पड़ी, बस एक पल को उनका दिल जैसे थमसा गया था। लाल जोड़े में सजी नंदिनी सिर झुकाए किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आज हुकुम सा और नंदिनी की मोहब्बत को उसकी मंजिल मिल चुकी थी। हुकुम सा धीरे धीरे नंदिनी की ओर बढ़ने लगे थे। नज़दीक आकर उनके हाथ ने नंदिनी के चेहरे से धीरे से घूंघट हटाया। आंखों में वही शर्म, वही भरोसा। उन्होंने अपने दोनों हाथों से नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। तुम्हें जब देखता हूँ नंदिनी, तो यकीन नहीं होता कि कुछ रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाता है। हुकुम सा की आवाज़ में गहराई थी और आंखों में मोहब्बत की नमी। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा
और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की हर चोट बस इस पल के लिए तैयारी थी। हुक्म शाह ने धीरे से उसका हाथ थामा, फिर उसकी हथेली को होठों से छू लिया था। नंदिनी की सांसें एक पल को थम गई थीं। हुक्म शाह की नज़रें नंदिनी के चेहरे से गुजर रही थीं और हर लम्हा अपनी गर्माहट से उसे छूना चाहते थे। धीरे धीरे उनके हाथ नंदिनी के ब्लाउज के पीछे की डोरी की ओर बढ़ गए थे। नंदिनी की सांसें अचानक धीमी हो गई थीं और उसकी धड़कन तेज़ हो उठी थी। धीरे धीरे हुक्म शाह ने थोड़ी खोलनी शुरू की, जैसे हर एक धागा प्यार की कहानी बोल रहा हो। डोरी खोलते ही नंदिनी का दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया था। नंदिनी की आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। हुक्म शाह ने उसकी ओर झुकते हुए धीरे से उसके गालों पर अपने होठों का स्पर्श छोड़ दिया था और उसको कमर से पकड़कर अपने नज़दीक कर लिया था। नंदिनी इस तरह के स्पर्श से पूरी तरह सिहर गई थी। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस गहरा एक एहसास था जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। हुक्म शाह ने नंदिनी के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। पहला स्पर्श कोमल था, जैसे बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती है। नंदिनी की सांसें फूल गई थी और उसके होठों से सिसकियों की धीमी आवाज़ और गहरी होती जा रही थी। हाथों की गर्माहट से दोनों के दिल की दूरी मिटने लगी थी। नंदिनी के होठों की कोमल छुअन हुक्म शाह की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। नंदिनी ने भी हुक्म शाह के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए थे और पूरी तरह से उस प्यार की धुन में खो गई थी। शादी की उस रात चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। मोमबत्तियाँ अब भी जल रही थीं, लेकिन लो अब और नर्म और थरथराती हुई सी थी, जैसे किसी आने वाले पल की गर्माहट से शर्मा रही हो। नंदिनी की सांसें तेज होने लगी थी। हुक्म शाह ने उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया था और उनकी नज़रों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। नंदिनी ने हुक्म शाह के गर्दन पर अपने होठ रखते हुए उन्हें अपने और करीब खींच लिया था। जब उनके होंठ एक दूसरे को छुए तो पल जैसे ठहर गया था। उनकी हथेलियाँ अब उनकी पीठ को महसूस कर रही थीं। नंदिनी की बाहें उनके कंधों के इर्द गिर्द लिपट गई थीं, जैसे अब इस दुनिया में उसे कुछ नहीं चाहिए था। कमरा अब तो धड़कनों के संग चल रहा था, जहाँ हर स्पर्श एक इजहार था। कमरे में गुलाब की खुशबू और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी उनके मिलन की गवाही दे रही थी और दोनों की सांसों की ताल, सब कुछ एक जादू की तरह था। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको नंदिनी और हुक्म शाह की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।